राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छे कि बहुत अच्छे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे होना भी चाहिए। अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो भी अच्छे हैं, इस तरह की व्यवस्था आप सुनिश्चित करिए। कारण ये है कि अगर ये वास्तविकता है समाज की, अगर आप अच्छे नहीं भी हैं, अगर आप बताते हैं किसी को कि आप अच्छे नहीं हैं, तो इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि कोई आपकी मदद करे, है कि नहीं है? अगर आपने बता दिया कि हम अच्छे नहीं हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है कि वो आपको जो मदद भी करने की चाहत रखता होगा, वो भी मदद करने से पीछे हट जाए। होता है ना ऐसा? देखे होंगे, अगर आपको ज़रूरत हो जाए, मान लीजिए किसी कारणवश, आकस्मिक कारणवश आपको 1,00,000 रुपए की तुरंत ज़रूरत पड़ जाए, और अपनी व्यवस्था को बताते हुए अगर ये आप किसी से आशा करते हैं कि वो आपको दे दे 1,00,000 रुपया, तो आपकी इस व्यवस्था से, आपकी ज़रूरत से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्या मजबूरी है, आपकी क्या समस्या है। सामने वाला जो आपको सहयोग करेगा या आपको सुनिश्चित करेगा 1,00,000 रुपया देना, वो ये देखता है कि कल को वापस जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमको ही लौटाने में सक्षम है कि नहीं है। वो केवल ये देखता है। अगर आप बहुत तंगी में हैं, बहुत समस्या में हैं, इस तरह का अगर आप परिस्थिति किसी को बता रहे हैं, तो इस बात को सोचकर वो भयभीत होकर के आपको देगा भी नहीं। अगर दे दिए तो हो सकता है कहीं मेरा ये पैसा अटक न जाए। अच्छे हैं, बुरे हैं, किसी परिस्थिति में हैं, उससे निकलने की जवाबदेही आपकी खुद है। आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। जब खुद ही निकलना है तो क्यों अपनी व्यथा बताएं? कहा गया है ना एक दोहा में, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन ठले हैं लोग सब बांटने ली हैं। अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन की जो दुख है, उसको मन में ही दबा कर रखिए। खासकर वर्तमान की जो परिस्थिति है, वर्तमान का जो समाज है, इस समाज में आपको आपकी व्यथा को बांटने वाला नहीं के बराबर है। सब स्वार्थवश किसी न किसी खास उद्देश्य के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, है ना? उनकी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, कब आपको वो ठोकर मारे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप किसी को अपना व्यथा बताते हैं, अपनी दुख बताते हैं, अपना तकलीफ बताते हैं, तो हो सकता है कि जो वो कुछ मदद करने की चाहत रखता होगा, मदद करने की उसकी इच्छा होगी कि आज करेंगे तो कल बदला में से अधिक मदद की आशा कर सकते हैं, आपको दुखी देखकर वो भी अपना हाथ पीछे खींच लेगा। होता है। उल्टे उपहास उड़ाएंगे, आपकी तंगी का मजाक उड़ाएंगे। करने वाले कोई नहीं होंगे सपोर्ट करने वाले, है ना? बशर्ते वो भूमिका बनाए हैं कि आज जो दशा है, आज जो दुर्दशा है, उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम ही इस परिस्थिति के जिम्मेवार हो। आपकी भूमिका को, आपकी वास्तविक परेशानियों को जानने में उसका कोई रुचि नहीं है। कुल दोष आप पर मढ़कर जो है वो अपनी जवाबदेही से मुक्त होना चाहता है। तो सर्वप्रथम मिथिलाक गुरुकुल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आपका जीवन मंगलमय हो, इस ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आज का पाठ वी विल स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर in your subject, that is Indian civilization and culture. You might have heard about the topic. आप सुने होंगे Indian civilization and it's a very important topic. जो पढ़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, या जो पढ़ने वाले हैं, या ऐसे भी लोग जिनका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, उनके लिए भी ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन चैप्टर्स का केवल अनुवाद करना ही हमारी आपकी प्राथमिकता नहीं होगी। हमारी आपकी प्राथमिकता होगी इस चैप्टर को पढ़ना, फिर इन सारी चीज़ों, इन सारी चैप्टर्स का अनुवाद हिंदी के साथ साथ इसके जो भावार्थ हैं या इसके अंदर जो व्यापकता छुपी हुई है उसका भी अनुवाद हम क्या करेंगे,
आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण रेलेवेंट वीडियोस के माध्यम से इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे प्रमुख बात कि इन तमाम पढ़ी गई चीज़ों को, पढ़ी गई बातों को अपने व्यवहारिक जीवन के व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। तो जब हम इस सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद इसमें कही गई बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में लाएंगे, तो हम और आप ये अनुभव करेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारे आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और एक आत्मविश्वास बढ़ता है, जिस विश्वास के बलबूते आप जीवन की किसी भी ऊंचाई को छूने की सामर्थ्य रखेंगे, है ना। इस चैप्टर में जितने भी विचार रखे गए हैं, जितने भी विचार, जितनी भी बातें, जितनी भी आइडियोलॉजीज, मैसेज जनरेशंस को, फ्यूचर जनरेशन को उस समय में शख्स नहीं, एक शख्सियत हैं जिनके द्वारा दिया गया था। पूरी दुनिया में, इंडिया तो छोड़िए, पूरी दुनिया में मुश्किल से, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यू विल फाइंड एनीवन हु डजंट नो फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद हमारे आपके अंदर उनकी प्रति जो आस्था है, उनके प्रति जो हमारी आपकी कहीं न कहीं एक उनका जो किया गया कृत्य है, उससे खुद को क्या महसूस करते हैं। आज का जो जीवन है हमारा आपका, इस सुखमय जीवन के पीछे उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, भूमिका है, त्याग है ना। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, जो उनका जीवन काल रहा 1869 से लेकर 1948 तक, 1869 उनका बर्थ ईयर था, जन्म वर्ष था, और 1948 आज़ादी के एक साल बाद उनका डेथ हो गया। he did not die but he was killed, he was assassinated, उनकी हत्या की गई थी, है ना। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो अपने कृत्य के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से जो उन्होंने अनुभव किया, वो इस छोटे से चैप्टर के माध्यम से, उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसका छोटा सा अंश जो है आपके क्लास में, वो भी प्रथम चैप्टर में इसका उल्लेखित किया गया है, इसको उल्लेख किया गया है। तो उनके जो उनका जो साझा विचार है, या उनका जो विचार हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया है, ये अनुकरणीय है। इट हैज टू बी फॉलोड, वी ऑल नीड टू फॉलो इट। क्या करना है, ढेरों माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में जान पाते हैं कि क्या करना है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या नहीं करना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करना है ये बताने वाले आपको घर में, समाज में, विद्यालय में, संस्थाओं में, हर एक जगह मिल जाएगा। क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, इस चैप्टर में उन्होंने ये भी बताया है। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जो लाइफ स्पेन है वो 1869 to 1948, एज यू ऑल नो, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। बापू या राष्ट्र का पिता, इस बात को हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। राजनीति में थे, राजनेता थे, लेकिन इस सब से कहीं गुना अधिक वो एक आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्म समझते हैं, ये जीवन का चक्र है, ये तो जीवन चक्र है। इसके बियॉन्ड जो बातें हैं, जीवन के बाद या जीवन से पहले की जो बातें हैं, वो आध्यात्म से जोड़ के उसको देखा जाता है। समझ में आ गई? Which cannot be experienced with this physical
बॉडी, जिसका हम लोग इस शारीरिक शरीर से अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अनुभव कर पाते हैं। तो वो केवल फिजिकली अवेलेबल थे इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान था, चीज़ों को समझने की, चीज़ों की सूक्ष्मता को जानने की, वो उसके बियॉन्ड भी जाकर वो चीज़ों को समझते थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. हम सब जानते हैं इस बात को कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आई और धीरे 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 हमारे आपके बीच जो कमियां थी, उस कमियों को जानते हुए, समझते हुए, उस कमियों पर गौर करते हुए, काम करते हुए क्या किया, जहां जिससे कमाने आया था उस पर शासन शुरू कर दिया। शासन एक हद तक समझ में आता है, लेकिन शासन से कहीं गुना अधिक शोषण करना शुरू कर दिया। दे ट्राइड टू एक्सप्लॉइट अस, दे एक्सप्लॉइटेड अस। उन्होंने हमारा आपका क्या किया, शोषण किया। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमको आपको बाध्य करते थे किसी कामों को करने के लिए। यहाँ से रॉ मटेरियल्स कम से कम दामों में खरीद कर उसको अपने यहाँ अपनी कंपनीज में मैन्युफैक्चर करके, फाइन प्रोडक्ट बना करके महंगे से महंगे दामों में यहाँ बेचा करते थे। तो इस तरह के षड्यंत्रकारियों से मुक्ति दिलाने में महात्मा गांधी की जो भूमिका है वो क्या है, सराहनीय है, अद्वितीय है, और इसका कर्ज हम और आप कभी जीवन में चुका नहीं सकते। इस बात को मानकर उनके प्रति कृतज्ञता दिखाना क्या है, हमारा आपका मोरल ड्यूटी भी है कि नहीं है। तो उनकी जो लड़ाई थी वो बंदूक से, षड्यंत्र से, झूठ बोलकर, लोगों को बहलाकर फुसलाकर ऐसा नहीं था। उन्होंने सत्य और अहिंसा, अहिंसा जहां हिंसा की जगह न हो, इसको अपना मुख्य हथियार बनाया और अंग्रेजों से मुक्ति पाने में हमारी इंडिया को मदद की। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक कितना साल हो गया, 33 years हो गया ना। 33 years तक उन्होंने भारतीय राजनीति पर जो उनका प्रभुत्व था, उनका जो प्रभाव था, क्या था, इनकम्परेबल। There was no one other than him who dominated Indian politics within 1915 to 1948 so strongly. उनके अलावा दूसरा कोई नहीं था। उनका जो विचार होता था, उनकी जो बातें होती थी, उसको काटने का दुस्साहस कोई और नेता नहीं करते थे। उनका इस प्रकार का कद काठी बन गया था। He died at the hands of fanatic on 30 January 1948. लेकिन ये भी सत्य है कि जिस अनुपात में आपके समर्थक बढ़ेंगे, उसी अनुपात में आपके विरोधी भी बढ़ेंगे। होता ही नहीं होता है। अब इन सब बातों से आघात होकर के कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि जितने आपके विरोधी बढ़ रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष ये है कि उनकी बहुत सारी आइडियोलॉजीज ऐसी थी जो मानवीय, ह्यूमन वैल्यूज पर आधारित, मानवीय मूल्यों पर, वो सबों को समान भाव से देखा करते थे। सबों में ईश्वर की अभी चर्चा हुआ है कि he was a spiritual leader more than a politician. वो पॉलिटिशियन से अधिक क्या थे, आध्यात्मिक नेता। और जो अध्यात्म को जानते हैं वो कण कण में ईश्वर की वास को अनुभूति करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो वो किसी को जीवन में परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे।
उनकी इन्हीं भावनाओं से कुछ लोग आहत होकर के, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी, और एक अगर सकारात्मक शब्द में कहा जाए तो दीवाना भी कहते हैं। फैनेटिक मीन्स दीवाना, किसी विचार को लेके इतना दीवानापन हो जाना, इतना दीवाना हो जाना, इस विचार को न मानने वाले को अगर हत्या भी करना पड़े तो वो भी उसको जायज समझता है। उसको क्या बोलते हैं? कट्टर। उसको क्या बोलते हैं? What we call them? We call them fanatic. We call them fanatic. He was killed, he was assassinated 30 January 1948. A dark day of Indian history. भारतीय इतिहास का काला दिन इसको माना जाता है। जिनको हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, जिनको बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, उनकी इसी भारतीय सभ्यता में, इसी भारतीय संस्कृति में उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी मोर मिसफॉर्चून देन दिस, है ना? हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी बारे में जो उनकी जो आत्मकथा थी, यानी खुद के बारे में, खुद के विचारों को, खुद के सोचने के तरीकों को उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में वर्णित किया है, वर्णन किया है, जिक्र किया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सच के साथ उनका जो प्रयोग रहा है ना, सच के साथ, सत्य के साथ, जो मैंने अगर सत्यता को आधार बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा की तो मुझे क्या क्या मिला और मैंने क्या क्या जाना, मूल रूप से उनके इस ऑटोबायोग्राफी में इन बातों का उल्लेख है। उसी का छोटा सा अंश निकाल करके आपके इस चैप्टर में दिया गया। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और बहुत सारे आर्टिकल्स, लेख समझते हैं, उन्होंने लेख भी लिखे, बहुत सारे लेख लिखे यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया एक पत्रिका थी जिसके लिए उनकी ही पत्रिका थी, महात्मा गांधी ही पत्रिका निकाला करते थे ताकि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। आज ना सोशल मीडिया है, आज ना फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ढेर सारे मीडियम्स हैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन उस जमाने में, उस समय में, उस दौर में अधिक से अधिक एक पत्रिका था, न्यूज़पेपर्स थे, रेडियो का भी इन्वेंशन हो गया था। तो ये सब माध्यम थे। जितने भी बड़े नेता थे ना, वो अपनी बातों को, अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रिकाओं का सहारा लिया करते थे। तो महात्मा गांधी जी भी यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसमें बहुत आर्टिकल लिख करके अपने विचारों को लोगों के बीच में साझा किया करते थे। And the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess. My experiments with truth, उनका ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारे आर्टिकल्स जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा, और बहुत सारे स्पीचेस जो उन्होंने अलग अलग अवसर पर डिलीवर किए, है ना। ये सब प्रमाणित करता है कि वो केवल ओरिजिनल थिंकर नहीं थे। ओरिजिनल थिंकर का मतलब होता है मूल विचारक। मूल विचारक कहने का अभिप्राय है जो विचार उनसे उत्पन्न होता था। आजकल बहुत सारे विचारक हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर आए हुए विचार को क्या करते हैं? शेयर कर देते हैं। होता है ना जी, बहुत सारे विचार आते हैं। आप गांव में प्रमुख आदमी कैसे बने, इस तरह का ऐप जारी किया गया है, उस पर से विचार साझा करें, अपना फोटो चिपकाकर गांव के प्रमुख व्यक्ति बन जाए, और उसको लोग साझा करके खुद को विचारवान समझने की गलती कर बैठते हैं। तो महात्मा गांधी ऐसे विचारक नहीं थे। जो उज्ज्वल का किया गया विचार जो है उसको लेकर के हम साझा कर लेंगे, एडिट कर दिए, उज्ज्वल का नाम मिटा दिए और हमारा ही विचार है, इस तरह की प्रदर्शन लगाना शुरू कर दिए। तो ही वॉज ओरिजिनल थिंकर। वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, चीज़ों का अनुभव करके, स्थिति परिस्थिति का
अवलोकन करके जो विचार साझा करते थे वो इस तरह के विचारवान व्यक्ति थे। तो इस तरह के विचारों को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल थिंकर। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल। हम लोग क्या हैं एट प्रेजेंट? डुप्लीकेट थिंकर। कह सकते हैं ना? अरे किसी के विचार को अगर शेयर करते हैं तो डुप्लीकेटेड न हुए या कॉपिंग थिंकर हो गए। लेकिन ऐसे महात्मा गांधी मूल विचारक थे। आज बहुत सारे लोग उन्हीं के विचारों को साझा करके क्या बन रहे हैं? विचारवान बन रहे हैं। उनकी वैचारिक क्षमता का दुनिया सम्मान कर रही है। अगर महात्मा गांधी सब वर्तमान के युग में होते और अपने विचारों को साझा करने की उनके पास माध्यम होता ये सोशल मीडिया इत्यादि सब, तो कल्पना करिए कि क्या स्थिति होता। इतना समय नहीं लगता ना, आज़ादी के लिए इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ऐसे नहीं है कि केवल महात्मा गांधी की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली है। बहुत सारे ऐसे विचारवान लोग थे। उनके साहस को अगर आप उनकी वीरता को, उनकी अदम्य साहस का अनुभव करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप उनके साहस का जो है कहीं ना कहीं मानते भी हैं और लोहा मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन जब हम जीवनी को पढ़ेंगे तब तो उन्होंने क्या किया, किन परिस्थितियों में किया, उसको जानने की चेष्टा करेंगे तब तो आ समझ में। मास्टर ऑफ चेस्ट, ही वॉज नॉट ओनली द ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो मास्टर ऑफ चेस्ट। मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब होता है पवित्र आदमी थे। पवित्रता के क्या थे? वो स्वामी थे। कौन? महात्मा गांधी जी। मास्टर ऑफ चेस्ट मतलब पवित्रता के स्वामी। पवित्रता का संदर्भ समझ रहे हैं? यानी वो काम वासनाओं से क्या थे? मुक्त थे। ये जो जीवन में इस तरह की भावनाएं हैं, उन सब भावनाओं से क्या थे? वो मुक्त थे। उनका भावनाओं पे उनका कंट्रोल था। जैसे ही कहा गया शुरुआती लाइन में ही कि वो पॉलिटिशियन से अधिक स्पिरिचुअल लीडर थे, तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं आती है। अगर आप अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में असक्षम हैं तो आप स्पिरिचुअल हो नहीं सकते ना। उनका पूर्ण कंट्रोल था इन सब चीज़ों पे, सोचने के तरीकों पे, भावनाओं पे, क्रोध पे, काम पे, है ना भावनाएं, इन पर उनका क्या था? पूर्ण कंट्रोल था। इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित जो एक्सट्रैक्ट है, निकाला गया अंश है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time। इस एक्सट्रैक्ट में ये जो निकाला गया अंश है, इसमें गांधी जी बात करते हैं क्या? भारतीय सभ्यता पर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। वो ये बता रहे हैं कि कैसे बीतते समय के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी आधार पर मजबूती से टिका रहा, मजबूती से खड़ा रहा। भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। Comparatively, वो तुलनात्मक रूप से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पश्चिमी सभ्यता जिसका अनुकरण करना आजकल के युवाओं में या आजकल हम में आप में विकसित होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसका अनुकरण करके अगर कोई आता है तो अरे बहुत मेंटली विकसित है ये, इस तरह के ट्रेडिशनल, है ना, ओल्ड कल्चर से मुक्त होकर के सफल है, इस तरह की अवधारणाओं से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी जी का मानना था कि इस सब से कई गुना हमारी आपकी जो सभ्यता है क्या है? बेहतर है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में मोरल बीइंग,
यानी नैतिकता को प्रमोट किया जाता है। जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है, उनकी जो टेंडेंसी है, वो क्या करती है? भौतिकवादी व्यवस्था को प्रमोट करती है। भौतिकवादी मतलब ऐसी चीजें जो केवल दुनिया में व्याप्त है, ऐसी चीजें जो केवल दुनिया में व्याप्त है। पंखा, एसी, है ना, ट्रेन, प्लेन, ये सब भौतिकवादी वस्तुएं हैं ना, भौतिक वस्तुएं हैं, फिजिकल, आई कैन टेल यू। मेटेरियलिटी, भौतिकता को प्रमोट करता है कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता। लेकिन हमारी आपकी जो सभ्यता है वो क्या करती है? एलिवेट्स द मोरल बीइंग। समझ में आ गया? नैतिक मूल्यों को क्या करती है? उठाती है, उसको प्रमोट करती है। क्या? हमारी आपकी सभ्यता जो आज तक स्ट्रांगली खड़ी है, वेरी साउंड एट इट्स फाउंडेशन, स्टिल। आगे समझ में? ये इनका छोटा सा परिचय है। अगर इनका परिचय पूरा सुनना चाहेंगे हम लोग तो सुनाया जाएगा। अभी आपने पढ़ा इसको, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स को चुनने की आवश्यकता है, आपने चुना भी, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको चुनना क्या है? आवश्यक है। आपने पढ़ा, अब हम पढ़ा रहे हैं, और फिर चीज़ों को ढेर सारे वीडियोस के माध्यम से देखेंगे, और फिर लर्निंग बाय डूइंग जो हमारा मेन अटेंशन है, जो चीज़ों को करके सीखना है, उसकी ओर हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी आपकी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से तुलना करके हमें आपको सही मार्गदर्शन करने की कोशिश किए थे। कौन? महात्मा गांधी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? बिहार के फार्मर्स के लिए, बिहार के किसानों के लिए गांधी जी क्या किए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज? जो हमारी पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ महाभारत, रामायण, है ना, गीता, ये जो है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक जो मानवीय मूल्य है, उसके बारे में क्या बताता है? क्यों जी? वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग किस तरह के भाव के हैं? दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए क्या है? कुटुंब के समान है, यानी हमारे अपने हैं। इस तरह के भावों के साथ हम लोग क्या करते हैं? अपने जीवन को जीते हैं, है कि नहीं है? यहाँ तक आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी से संबंधित जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसका प्रश्न का उत्तर अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझदारी, अपनी विवेक से करने की चेष्टा करेंगे, ठीक है? और फिर हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। सीरीज वाइज, यानी टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, और इसको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाल देंगे, ताकि अगर आप वापस सुनना चाहें तो आप आसानी से सुन सकते हैं, है ना? सीरीज वाइज, क्लास वाइज डालेंगे इसको, है ना? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। जब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के क्रम में ही चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में करने की प्रयास, व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा आपका जीवन मंगल होगा, इस बात की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। अभी तक मंगल नहीं हुआ है, जैसा करते आ रहे हैं, तो कुछ दिन ऐसा भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने शांतिपूर्वक इस क्लास को अटेंड किया। जो कहा गया है उसको आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, इस बात के विश्वास के साथ आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।